बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एडवोकेसी नेटवर्क एसडीजीज एएन की तरफ से आपको आज के नए सेशन में वेलकम कहते हैं। इकोसिस्टम के हवाले से आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे पहले आपको बताते चलें कि आप हमारे वॉलंटियर्स बन सकते हैं। आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो हम एक एडवोकेसी के नेटवर्किंग के दायरा कार को पूरे पाकिस्तान में स्प्रेड करना चाहते हैं, उसके आप मेंबर बन सकते हैं और इससे भरपूर अपनी नॉलेज शेयरिंग, अपनी लीडरशिप और इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट से इस्तेफादा कर सकते हैं। इस कोर्स का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और आज के सेशन में हमने बात करनी है, मेन टॉपिक हमारा है अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम्स और लास्ट टाइम हमने बात की थी इसके फंक्शंस पे, सर्विसेज पे, और आज हम जो डिस्कशन का टॉपिक होगा हमारा वो है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। दो चीजें हैं, बायो का मतलब होता है जिंदगी और डाइवर्सिटी मुख्तलिफ किस्म की जिंदगी, यानी कि ऐसी जिंदगी जो मुख्तलिफ अकसाम रखती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी मौजूद होती है और मुख्तलिफ किस्म के इकोसिस्टम्स होते हैं। अब शुमाली इलाका जात में जाएंगे तो इकोसिस्टम की सिचुएशन और उसके एलिमेंट्स मुख्तलिफ होंगे, और इसी तरह से किसी सिंध के इलाके में, बलोचिस्तान के इलाके में जाएंगे, वहाँ पे पौधों में भी फ़र्क होगा, जानवरों में भी फ़र्क होगा, पौधों और छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें भी फ़र्क होगा। ये हम कह सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे इकोसिस्टम की वेरिएशन ज़रूर होती है, और एक बायोडाइवर्सिटी जो है उसका हिस्सा बनने के लिए इंपॉर्टेंट एलिमेंट होती है, यानी कि जो मुख्तलिफ बायोडाइवर्सिटीज हैं वो इकोसिस्टम को लेकर चलती हैं। यार इकोसिस्टम का होना, एक मुनासिब होना बायोडाइवर्सिटी के लिए भी ज़रूरी है, और बायोडाइवर्सिटी जो है ये इंसान की ज़िंदगी के लिए और निज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि ज़मीन पर ज़िंदगी एक तसलसल से कायम रहे। इसके अलावा इसको कंजर्वेशन के हवाले से है कि इसको बायोडाइवर्सिटी को हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, इसको इसकी असल शक्ल में कैसे मेंटेन रख सकते हैं ताकि जिंदगी की जो ज़रूरियात हैं, जो छोटे मोटे पौधे हैं और जो स्पेसीज हैं कई किस्म की, उनकी एक जो साइकिल है, प्रोसेस है, वो चलता रहे। सबसे पहले हम बायोडाइवर्सिटी के तारुफ पे बात कर लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटी है क्या। वैसे तो मैंने बेसिकली आपको बता दिया है कि बायो जिंदगी है, डाइवर्सिटी मुख्तलिफ अकसाम की जिंदगी जो एक जगह पे मौजूद है। लेकिन किस तरह से बायोडाइवर्सिटी एनकम्पासेस द वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, जिंदगी पर मुख्तलिफ शक्लों में जो जिंदगी कायम है वो मुख्तलिफ है, मतलब उसमें वैरायटी है, वैरायटी ऑफ लाइफ है। पौधों की जिंदगी अलग से है, जानवरों की जिंदगी अलग से है, इंसान की जिंदगी अलग से है। ये सबको मिलाएं तो हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। इंक्लूडिंग प्लांट्स, इसमें क्या क्या शामिल है, पौधे हैं, जानवर हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ऐसे जानदार हैं जो हमें दूरबीन से, सॉरी, उसकी माइक्रोस्कोप के जरिए से हमें नजर आते हैं, यानी छोटे छोटे होते हैं, और मुख्तलिफ उनका जो हम दूरबीन तो खैर बहुत दूर की चीज़ों, और ये खोजबीन होती है, मतलब छोटी छोटी चीज़ों देखने के लिए। ये मैं साइंस का चूंकि एक एक्सपर्ट नहीं हूं, आप ये कह सकते हैं कि जो जानवर छोटे होते हैं और नॉर्मल नेकेड आई से हम नहीं देख सकते तो उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। उसको जिस भी आप जो टेलीस्कोप के जरिए से देखते हैं, जैसे भी देखते हैं। अच्छा जी, इसमें एंड द इकोसिस्टम्स, इकोसिस्टम क्या है, दे इनहेबिट, यानी कि ऐसी जगह जहां पर वो रहते हैं उसके अंदर कई किस्म की जिंदगी मौजूद हैं, यानी कि जहां पे पौधा है, जानवर है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ये एक ऐसे इकोसिस्टम में मौजूद होते हैं और उनका वजूद को बरकरार रखना इकोसिस्टम की एक स्पेसिफिक साख्त का होना जरूरी है। अगर उससे टेम्परेचर बढ़ जाए या पौधे जहां पे वो मौजूद हैं इकोसिस्टम में वो पौधे कट जाएं तो कई किस्म की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जो बाकी प्लांट्स हैं उनकी वजह से उनकी लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है, और वो रहने के काबिल रहे या ना रहे वो इकोसिस्टम पर इन्हिसार करती है। इट एग्जिस्ट एट 3 प्राइमरी लेवल। तो जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो है जेनेटिक डाइवर्सिटी। अगर आप इंसान की बात करें तो हर इंसान में जीन्स का फर्क है, एक इंसान से दूसरे इंसान का जेनेटिकली फर्क होता है। तो इस आपस में एक ही स्पेसी के अंदर जो जीन्स का फर्क है उसको हम कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी, द वेरिएशन ऑफ जीन्स विद इन स्पेसीज। और इसके अलावा स्पेसीज डाइवर्सिटी, जिस तरह से हम कीड़े कहें
कीड़े मकोड़े, तो उसमें कीड़े मकोड़े कई किस्म के आपको मिल जाएंगे, यानी कि एक जो है बड़े साइज का है, एक का सर बड़ा है, एक की टांगें बड़ी हैं, दूसरे की जो लेंथ बड़ी है, तीसरे की जो है वो उसकी टांगों की तादाद बड़ी ज्यादा है। तो ये हम क्या कहते हैं, स्पेसीज डाइवर्सिटी है, तो हम तो उसको कीड़ा ही कहेंगे, लेकिन कीड़े की आगे फिर अकसाम है। द वैरायटी ऑफ स्पेसीज विद इन हैबिटेट और इकोसिस्टम, यानी कि एक इकोसिस्टम के अंदर जो रहने वाले स्पेसीज हैं उनकी वैरायटी को हम स्पेसीज डाइवर्सिटी कहते हैं। इसके अलावा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, जैसा कि मैंने आपको कहा कि शुमाली इलाका जात में जाए तो इकोसिस्टम डिफरेंट होगा, बलूचिस्तान में जाए तो डिफरेंट होगा, खैबर पख्तूनख्वा के किसी और फर्दर दूरदराज इलाके में जाएंगे तो फिर उसमें फर्क आ जाएगा। द वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम इन जियोग्राफिकल लोकेशन, यानी कि पौधों में, जानवरों में और इस तरह के उनके रंग में, ये चीजें फर्क आ जाती है। बायोडाइवर्सिटी इज फंडामेंटल, बायोडाइवर्सिटी क्या है, ये बुनियाद है किसके लिए, टू इकोसिस्टम फंक्शनैलिटी, कि जिससे इकोसिस्टम अपना फंक्शन करता है। अगर ये बायोडाइवर्सिटी को निकाल दिया जाए तो इकोसिस्टम की फंक्शनिंग रुक जाती है। प्रोवाइडिंग इकोलॉजिकल सर्विसेज, यानी कि एक हमारे माहौल के अंदर जितनी भी सर्विसेज हैं, जिस तरह के पॉलिनेशन है, यानी कि जो दरख्तों पे फल लगते हैं उनसे बीज निकलते हैं या फूलों से बीज निकलते हैं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रैवल करते हैं वो पॉलिनेशन का अमल होता है। एक जगह से दूसरी जगह पोलन लेके जाने के लिए ये हशरात और बायोडाइवर्सिटी की सपोर्ट होती है। बाद परिंदे, बाद कीड़े, ये उसमें हेल्प करते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, जो खुराक का एक साइकिल है वो भी इसके ऊपर इन्हिसार किए होता है। एंड क्लाइमेट रेगुलेशन, इसी तरह से जो माहौल का एक रेगुलेट हो रहा होता है, क्लाइमेट अपनी असल शक्ल में बरकरार रहता है, उसका बरकरार रखना भी, ये भी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इन्हिसार करता है, विच आर क्रूशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। और ये सारी चीजें जो साइकिल है, न्यूट्रिएंट साइकिल है या फिर बायोडाइवर्सिटी की जो वजूद में रहना है, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग है, क्लाइमेट की रेगुलेशन है, ये सारे के सारे इंसान की जो है वो जिंदगी को बरकरार रखने के लिए बहुत जरूरी है। सो ये बायोडाइवर्सिटी जो है एक इकोसिस्टम को फंक्शनल रखती है, सर्विसेज देती है, खुराक पैदा करती है जो कि इंसान के लिए जरूरी है। सो ये बायोडाइवर्सिटी है, एक जगह पे मुख्तलिफ किस्म की अनवाह और जानवरों का, परिंदों का, पौधों का ये होना, इसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अच्छा, इसकी अहमियत क्या है बायोडाइवर्सिटी की इकोसिस्टम के अंदर? जैसा कि पिछली स्लाइड पे हमने बात की कि बायोडाइवर्सिटी ही है जो इकोसिस्टम को लेकर चलती है और लाइफ को जन्म देती है और लाइफ को मेंटेन रखने के लिए हेल्प करती है। सो बायोडाइवर्सिटी इज एसेंशियल फॉर, किस लिए? इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए, कि इकोसिस्टम ने भी अगर फंक्शन करना है या इकोसिस्टम जो माहौल है उसका सिस्टम चलता रहे एक रिदम के साथ, एक स्टेबिलिटी के साथ, पायदारी के साथ चलता रहे, तो इसके लिए बायोडाइवर्सिटी का होना जरूरी है, मुख्तलिफ अनवा के जानदारों का होना जरूरी है। डाइवर्स इकोसिस्टम्स आर मोर रिजिलियंट टू चेंजेस एंड डिसरप्शन सच एज क्लाइमेट चेंज और इन्वेसिव स्पेसीज, यानी कि मुख्तलिफ किस्म की हमलावर जो स्पेसीज आ जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, क्लाइमेट जो चेंज के अंदर रेजिलियंस है। सो ये इकोसिस्टम के वजूद में रहने से एक जो मुख्तलिफ किस्म का इकोसिस्टम है वो ज्यादा रेजिलियंट होता है। मुख्तलिफ किस्म के इकोसिस्टम्स होंगे तो वो ज्यादा रेजिलियंट है, वो ज्यादा बेटर है मुख्तलिफ किस्म के जानदारों की जिंदगी को बरकरार रखने के लिए। इसमें आ जाता है फिर फर्दर इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी ये देती है जो बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज लाइक एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल्स एंड टूरिज्म। इसके अलावा कल्चरल सिग्निफिकेंस है जो बायोडाइवर्सिटी है, मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ आपको जानवर नजर आते हैं तो लोगों के कल्चर का वो हिस्सा बन जाते हैं। मैनी कल्चर्स डिराइव देयर ट्रेडिशन, प्रैक्टिसेस एंड स्पिरिचुअलिटी फ्रॉम नेचर। और कई ऐसे इलाके होंगे जहाँ पे गाय नहीं होगी, इंडिया में जाए तो गाय को खुदा माना जाता है, सो ये उनके कल्चर का एक हिस्सा बन जाता है। हेल्थ एंड लिवलीहुड्स, यानी कि सेहत को बरकरार रखना और जिंदगी को चलते रहना, जिंदा रहने के लिए लिवलीहुड्स है। और इसके अलावा जिंदगी के जो अर्निंग्स हैं जिंदा रहने के लिए जो इंसान लेके आता है, इट प्रोवाइड्स क्लीन एयर, वाटर, फूड एंड रॉ मटेरियल एसेंशियल फॉर लाइफ। सो ये सेहत के लिए भी और सेहत की चलाने के लिए जो लिवलीहुड है, यानी कि जो आप जिंदगी में काम करने के बाद उसके एवज कुछ ना कुछ लेते हैं या उन्हीं चीजों को खाते हैं, और जिंदगी को कायम दायम रखने के लिए जो आप जिन चीजों पर इन्हसार करते हैं, सो ये वो भी प्रोवाइड करते हैं। सो ये एक इकोसिस्टम के अंदर बायोडाइवर्सिटी हमें क्या कुछ देती है? इकोसिस्टम को स्टेबल रखती है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स देती है, इसके लिए वह कल्चर का हिस्सा बनती है, इसके अलावा हेल्थ, सेहत के लिए जरूरी है और रोजगार के लिए जरूरी है।
अच्छा, ये जो बायोडाइवर्सिटी है मुख्तलिफ अशकाल में, तो इसको कुछ खतरात भी हैं। क्या कुछ खतरात हैं? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, जहाँ पे वो रहते हैं वो तबाह हो जाए, हम उस चीज़ को ख़त्म कर दें, तहस नहस कर दें, जैसा कि अर्बनाइजेशन, जब शहरी ज़िंदगी बनाते हैं तो बहुत सारे जंगलात को काट दिया जाता है, डिफॉरेस्टेशन की जाती है, पौधों की कटाई होती है, एंड एग्रीकल्चर रिड्यूस नेचुरल हैबिटेट्स। इस तरह से जो एग्रीकल्चर का जो लैंड है उसको कम करने से क्या है, नेचुरल हैबिटेट्स जो है वो कम हो जाते हैं। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज के लिए जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे बायोडाइवर्सिटी को बहुत खतरा है, यानी कि एकदम जो गर्मियां पड़ती हैं, सर्दी सख्त पड़ती है जब पड़ती है, वरना सर्दी का जो है वो बहुत कम ड्यूरेशन हो जाता है। अल्टरेशंस इन टेम्परेचर्स एंड प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स डिस्टर्ब इकोसिस्टम, यानी कि जो हवा में और माहौल में नमी का एक जो पैटर्न है उससे भी जो एक जिंदगी है वो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब होती है। इसके अलावा पोल्यूशन की वजह से केमिकल, प्लास्टिक एंड वेस्ट हार्म स्पेसीज एंड इकोसिस्टम। जिस तरह से ये जो पोल्यूशन या पोल्यूटेड एलिमेंट्स को पानी में फेंका जाता है और टॉक्सिन्स होते हैं, सो ये क्या करते हैं कि जो आबी हयात है उसको डिस्टर्ब करते हैं। इसके अलावा ओवर एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि जरूरत से ज्यादा जराए का इस्तेमाल कर लेना, अनसस्टेनेबल फिशिंग, हंटिंग एंड लॉगिंग डिमिनिश बायोडाइवर्सिटी। इससे क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी डिमिनिश हो जाती है। इसके अलावा इन्वेजिव स्पेसीज, कुछ ऐसी नस्ल के जानदार होते हैं जो इन्वेज करते हैं, स्पेसीज होती हैं जो एक जगह से तंग होकर या वहां पे क्लाइमेट चेंज होने की वजह से वो दूसरी जगह आ जाते हैं और वहां पे जो कमजोर स्पेसीज हैं उनका शिकार कर लेते हैं। सो नॉन नेटिव स्पेसीज आउट कम्पीट एंड डिस्प्लेस इंडिजिनस स्पेसीज, जो पहले की रिहायशी स्पेसीज होते हैं उनको वहां से रिप्लेस कर लेते हैं या खत्म कर देते हैं। नंबर 4 पे है जी कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि हम किस तरह से इस बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, उसको अपनी असल शक्ल में बरकरार रखने के लिए कोशिश कर सकते हैं। सो यह है कंजर्वेशन इन्वॉल्व प्रोटेक्टिंग रिस्टोरिंग बायोडाइवर्सिटी थ्रू सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसी मेजर्स। इसकी अप्रोचेस क्या कुछ हो सकती हैं जिससे हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, वो है वन बाय वन हम देख लेते हैं। ए है इन सिटू कंजर्वेशन, यानी कि सिचुएशन के अंदर रहते हुए कंजर्वेशन आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो है प्रोटेक्टेड एरियाज आप डेवलप करें, इस्टेब्लिशिंग नेशनल पार्क्स, जैसा कि पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद के करीब जितने भी सारी शुमाली इलाका जाते हैं उनको नेशनल पार्क का नाम दिया गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। इसके अलावा कम्युनिटी की जो पार्टिसिपेशन है वो उनको एंगेज किया जा सकता है, जिससे कंजर्व किया जा सकता है बायोडाइवर्सिटी को, एंगेजिंग लोकल कम्युनिटीज इन कंजर्वेशन एफर्ट्स सच एज इको टूरिज्म और कम्युनिटी मैनेज फॉरेस्ट। इसके साथ साथ सस्टेनेबल यूज प्रैक्टिसेस हैं, यानी कि आप चीजों का इतना इस्तेमाल करें कि जितनी उनकी पैदावार भी चलती रहे, अलाउइंग फॉर द को एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। बी है जी एक्स सिटू कंजर्वेशन, इसमें है बॉटनिकल गार्डन्स हैं, यानी कि आप ऐसे गार्डन बनाएं जिससे बॉटनी यानी कि वो जो आप लोगों को पौधों की या स्पेसीज है जो जिनको रिसर्च पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, मेंटेनिंग प्लांट स्पेसीज फॉर रिसर्च एंड रिस्टोरेशन है। इसके अलावा सीड बैंक्स हैं, यानी कि जो ऐसे पौधे जो रिस्क पे हैं और एक्सटिंग्विश हो रहे हैं उनके आप जो बीज हैं उनके बैंक्स बनाएं जहां पे प्रोटेक्ट करें और उनको फिर सही टाइम पे अच्छे जो बीज हैं उनके जरिए से उनकी जो है वो उनकी आप फार्मिंग करें तो उनको बहाल रखा जा सकता है। स्टोरिंग सीड्स ऑफ एंडेंजर्ड प्लांट्स फॉर फ्यूचर यूज। इसके अलावा जूज एंड एक्वेरियम है, यानी कि आप एक जू बनाएं, यानी कि जो जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है वहां पे मछलियों की मुख्तलिफ अनवा को उनको भी प्रोटेक्ट करें, ब्रीडिंग प्रोग्राम्स फॉर एंडेंजर्ड स्पेसीज टू री इंट्रोड्यूस देम इनटू द वाइल्ड। इसके साथ पॉइंट सी पे है लीगल फ्रेमवर्क एंड पॉलिसीज, यानी कि कुछ कानूनी चाराजोइयां ऐसी करें, पॉलिसीज बनाएं जिनसे कंजर्वेशन की जा सके। सबसे पहले तो ये है कि इंटरनेशनल ट्रीटीज कुछ मौजूद हैं, सच एज द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जिसको CBD कहते हैं, इसके अलावा CITES जिसको कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पेसीज, यानी कि जो एंडेंजर जो खतरे में मौजूद अनवा होती हैं, परिंदों की भी हो सकती हैं, हशरात की भी हो सकती हैं, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह पे ना लेके जाया जाए बल्कि जहां पे वो मौजूद हो उनको माहौल में प्रोटेक्ट किया जाए। इसके अलावा नेशनल पॉलिसीज कुछ लेके आने की जरूरत है, इंप्लीमेंटिंग लॉज लाइक द
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। इसके साथ साथ कारपोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो की जाए, यानी कि जो बिजनेस की दुनिया है उनको उनके ऊपर कुछ जिम्मेदारी आयद की जाए ताकि वो भी ऐसी एक्टिविटीज प्रमोट करें जिनसे बायोडाइवर्सिटी को डैमेज ना हो बल्कि वो रिस्टोर हो सके। इनकरेजिंग बिजनेसेस टू अडॉप्ट इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। इसके साथ साथ है लोगों को एजुकेट करने की और अवेयरनेस की जरूरत है। प्रमोटिंग नॉलेज अबाउट बायोडाइवर्सिटी रोल के बायोडाइवर्सिटी का कितना अहम रोल है। इनकरेजिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस कि हमारी अपनी जिंदगी के लिए, हमारे आने वाले बच्चों की जिंदगी के लिए ये कितना अहम है कि बायोडाइवर्सिटी को उसकी असल शक्ल में बरकरार रखा जाए और उसको प्रोटेक्ट किया जाए। नंबर 5 पे आता है बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बायोडाइवर्सिटी कितनी इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हवाले से। यानी कि अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हैं तो बायोडाइवर्सिटी की आपको केयर करना जरूरी है। सो बायोडाइवर्सिटी अंडरपिन्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बाय एंश्योरिंग इकोसिस्टम। चूंकि बायोडाइवर्सिटी जो है वो इकोसिस्टम को एक जो सर्विसेज इकोसिस्टम हमें देता है उसके लिए बायोडाइवर्सिटी बहुत जरूरी है। और इकोसिस्टम की जब सर्विसेज होंगी तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकती है, एक इंसान की जिंदगी पुरसकून हो सकती है, हेल्दियर हो सकती है। दैट सपोर्ट हेल्थ। वाटर सिक्योरिटी यानी कि आपका इकोसिस्टम अच्छे तरीके से फंक्शन करेगा तो ये सर्विसेज हमें क्या प्रोवाइड कर सकता है, अच्छी सेहत दे सकता है, वाटर की सिक्योरिटी हो सकती है, फूड की प्रोडक्शन हो सकती है, एंड रेजिलियंस टू द क्लाइमेट चेंज। और जो भी मौसम के अंदर तगय्युर तबदल होता है तो जो इकोसिस्टम की सर्विसेज बहाल हो जाती है, ऑटोमेटिकली उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं। सो कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। ये हम अल्टीमेटली जब कोशिश करते हैं कि हम इकोसिस्टम को, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखें, कंजर्व रखें और उसको प्रोटेक्ट करें, तो इससे हमें हासिल क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगी, पॉवर्टी कम होगी यानी कि गुर्बत कम होगी, फॉस्टरिंग हार्मनी, एक जो तसलसल के साथ हम आहंग माहौल चलेगा बिटवीन डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल स्टीवर्डशिप। सो ये डेवलपमेंट भी चलती रहेगी और इन्वायरमेंटल स्टीवर्डशिप भी चलती रहेगी, दोनों का दोस्ताना माहौल चलता रहेगा और इंसान की भी फायदा है और अल्टीमेटली एक इन्वायरमेंट भी अपनी असल शक्ल में रहता है। जब हम बायोडाइवर्सिटी का ख्याल रखते हैं तो इकोसिस्टम सर्विसेज अच्छे तरीके से देता है और उन्हीं सर्विसेज से हम फायदा उठाते हैं और उन्हीं सर्विसेज का इस्तेमाल करते हुए हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ मूव कर सकते हैं। सो अगर टॉपिक को कंक्लूड करें तो बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन यानी कि जो मुख्तलिफ किस्म की जिंदगी है और उसकी हिफाजत है आर सेंट्रल टू द हेल्थ एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। यानी कि जो इकोसिस्टम है और वो आपको इंश्योर करता है और ये बायोडाइवर्सिटी ही है जो इकोसिस्टम की बहाल रखने से हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ अच्छी सेहत को कायम करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी रिक्वायर्स कलेक्टिव एफर्ट्स। ये एक अकेला कोई नहीं कर सकता, ये कलेक्टिव एफर्ट्स की जरूरत है फ्रॉम इंडिविजुअल्स यानी कि मुख्तलिफ शख्स, आप भी करें कोशिश, मैं भी करूं और हमारे साथ हमारे बच्चे, हमारी फैमिलीज सारे ख्याल रखें और अल्टीमेटली जो हम जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस टाउन में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, वो सारे मिलकर काम करें और गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे। एंड ग्लोबल इंस्टीट्यूशन इसी तरह से जो दुनिया के बड़े बड़े इदारे हैं, यूनाइटेड नेशन है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ये सारे जितना उनका रोल आता है वो भी इसको सपोर्ट करें। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अवेयरनेस कंपनी यानी कि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को आपने लागू करना अपनी जिंदगी में, किसी भी चीज को ज्यादा डैमेज ना करें, ओवर यूज ना करें रिसोर्सेज का, और इसके अलावा दूसरों को बताएं कि इनकी अहमियत क्या है, अवेयरनेस कैंपेन्स करें एंड रोबस्ट पॉलिसीज, और गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज लेके आए तो ऑटोमेटिकली चीजें रेगुलेट होना शुरू हो जाए। और इसेंशियल टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी, और ये बहुत जरूरी इकदाम हैं जिससे हम मुख्तलिफ किस्म की जो लाइफ है, जो लाइफ ऑन अर्थ है, इकोसिस्टम के अंदर लाइफ मौजूद है, जो इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए जिंदगी मौजूद है, उसको प्रिजर्व कर सकते हैं फॉर करंट एंड फ्यूचर जनरेशन, हम अपने लिए भी और हम अपने आने वाली नस्लों के लिए भी। सो ये था आज का हमारा सेशन। आप में जरूर ज्वाइन करें, अपने दोस्तों को कॉल करें, अपने फ्रेंड एंड फैमिली को कॉल करें। आप एक लीडर बन सकते हैं, एज ए वॉलंटियर में ज्वाइन करें। अगर आप MPhil PhD हैं तो एज ए रिसर्चर हमें ज्वाइन करें। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत सारा काम करना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे करने वाली हैं। सो आप एज ए रिसर्चर बहुत कुछ हमारे साथ काम कर सकते हैं। अगर आप कोई प्लांटेशन के लिए या और कोई नेकी के काम के लिए डोनेशन करना चाहते हैं, एज ए डोनर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें पार्टनर के तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ आपकी स्ट्रेंथ है,
हैं, कुछ हमारी स्ट्रेंथ है, हम मिलकर कोलैबोरेशन कर सकते हैं, और इसके अलावा कहीं पे आप हमें समझते हैं कि आप ये चीज़ करें तो इससे हमारी सस्टेनेबिलिटी का जो बेनिफिट है या जो हमारी गोल है कैसे अचीव हो सकती है, आप हमें गाइड भी कर सकते हैं एज अ कंसल्टेंट। सो ये था आज का हमारा सेशन, और ज़रूर ज्वाइन करें, रजिस्टर हों, और हमारे ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए मुझे व्हाट्सएप भेजें, तो आप हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं, और फ्यूचर आपका वेट कर रहा है एक लीडर के तौर पर, और एक अच्छे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के जरिए से ही हम अपनी आने वाली जनरेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इजाजत दीजिए।